सुनो जी, मैं पहले से कह देती हूँ, इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं मायके जाऊंगी। अब चाहे आपकी बहन आए या बुआ, मैंने तो फैसला कर लिया। ये क्या बात हुई, हर बार पूरे परिवार को लेकर छुट्टियों में वो यहाँ आती हैं और जरा सा भी मेरा हाथ नहीं बटाती हैं। उनकी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पाती और आप हैं कि एक शब्द नहीं कहते। ऐसा श्रवण कुमार बनकर भी क्या पालोगे? दुखी मन से रेखा चाय बनाते हुए अपने पति विजय को कहती है। विजय बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? अब उसे खाना बनाने को कह नहीं सकता। अब हर लड़की की तरह छुट्टियों में वो भी तो मायके ही आना चाहेंगी। हाँ, गलती उसकी ये है कि अपने साथ वो बुआ जी को भी बुला लेती हैं और तुम्हारा काम बढ़ा देती हैं। रेखा गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी लड़की हूँ और मेरा भी मायका है। अपनी बहन का दर्द तो दिखता है, पर मेरे मन का दर्द आपको कभी नहीं दिखता। ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच कहते हैं लोग, पति के लिए चाहे जितना भी कर लो, आखिरकार वो अपनी माँ बहन का ही होता है। जिस दिन आपकी बहन अपना रंग दिखाएगी, उस रोज आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी। याद रखना। इतना कहते हुए रेखा चाय बनाना छोड़कर गुस्से में कमरे में चली गई। विजय बोला, अरे चाय तो बना दो। रेखा बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। तभी इधर से रेखा की सास कमला आई और चाय बनाते हुए बोली, बेटा, बहू की बात भी कभी कभी मुझे जायज़ ही लगती है। बबीता जब भी आती है तुम्हारी बुआ को भी साथ में ले आती है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वो है कि नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती हैं कुछ न कुछ लेने के बहाने ही आती हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विजय बोला, माँ, बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि 2 साल से वो अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता है और वो बच्चों को भेजकर हमारी खातिर यहीं रुक जाती है। ऊपर से बबीता हर बार कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की कि ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर विजय कमरे में रेखा को मनाने के लिए चला गया। वक्त बीता। एक रोज बबीता ने फोन करके कमला जी को अपने आने की खबर दी, तो कमला जी बोली, अगर तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ को साथ मत लाना। बबीता बोली, माँ, बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती हैं, इसीलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी को लेकर नहीं आऊंगी। विजय के बहुत कहने पर रेखा ने रात में खाना बनाने के लिए एक काम वाली को रखा। जिस रोज बबीता आई उस रोज रेखा ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन जब काम वाली आई तो बबीता बोली, क्या बात है भाभी, इतने पैसे हो गए हैं कि खाना बनाने वाली रख लिया, और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके कान खड़े हो जाते हैं। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो इससे ज़्यादा का खर्चा पड़ जाएगा, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हमेशा के लिए काम वाली को रखें। बस जब तक आप लोग यहाँ रुकेंगी तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। रेखा के जाते ही बबीता कमला जी से बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे इन्हें मिर्ची लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी कुछ ज़्यादा ही जवाब देने लगी हैं? लगता है मेरा यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आता। कमला जी बोली, बेटी तो मायके की शोभा होती हैं, मेहमानों की तरह आए जाएं तो किसी भी भाभी को परेशानी नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ न कुछ लेने के बाद क्यों करती हो? कभी भाभी की मदद भी किया करो। इतना कहकर कमला जी आराम करने लगी। 1-2 दिन तो बड़ी शांति से बीता, पर रेखा हर वक्त खाने में कुछ न कुछ नुक्स निकालती, तो गुस्से में काम वाली ने काम छोड़ दिया। अब सारा बोझ अकेली रेखा पर आ गया। छुट्टियों में उसका भाई फिर से आया। रेखा की स्थिति को देखकर उसका भाई विजय से बोला, जीजा जी, जिस तरह आपकी बहन आपको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। आशा करूँगा आप इसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे। भाई कहकर चला गया। रेखा का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर विजय भी खुश नहीं था। उस रोज रेखा बहुत दुखी थी, तो कमला जी ने बबीता को कहा, बबीता, आज बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज का खाना तुम बना लो। इसी बहाने तुम्हारे हाथ का खाना भी हम चख लेंगे। बबीता बोली,
माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या मायके आकर मैं खाना बनाऊंगी? खुद ही बनाकर खाना होता तो मैं छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन घूमने नहीं चली जाती जो इस घर में रहने आती। कमला जी बोली, तो क्या तुम अपनी माँ और अपने भाई के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? बबीता ने बातों को घुमाया और बोली, क्या रोज रोज घर का खाना खिलाते हो? एक दिन अपनी बहन को बाहर का खाना नहीं खिला सकते? विजय ने फोन लिया और खाना ऑर्डर करने लगा। इधर बबीता अपनी माँ को उसके कमरे में ले गई। बबीता बोली, माँ हर बार की तरह इस बार कपड़े और मिठाइयों से अपनी विदाई नहीं करवाऊंगी। कमला जी हैरानी से बबीता की तरफ देखने लगी तो बबीता बोली, माँ आपके पास कितने जेवर होने चाहिए? मुझे ये सब मालूम है, क्यों ना आप मेरे हिस्से का मुझे दे देती हैं। मुझे याद है पापा कहते थे मेरा जो कुछ है मेरे बच्चों का है, और बुआ जी कहती हैं कि यहाँ की चीज़ों पर मेरा भी अधिकार है। मैंने सोचा अगर बुआ जी भी हिस्सा लेंगी तो मेरा हिस्सा कम पड़ जाएगा, इसीलिए तो मैं इस बार उन्हें अपने साथ नहीं लाई। कमला जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखी और बोली, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम हर बार यहाँ मुझसे मिलने नहीं बल्कि कुछ न कुछ लेने के लिए आती हो। तुम्हारी बुआ जी का यहाँ की चीज़ों में कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा माँ बाप की संपत्ति में होता है और तुम्हारे दादाजी ने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी शादी में हमने इतना खर्चा किया जितना कि तुम्हारे भाई की शादी में भी खर्चा नहीं किया है। फिर तुम कौन से हिस्से की बात कर रही हो? बबीता और कमला जी की आवाज़ इतनी तेज थी कि रेखा और विजय को कमरे से बाहर निकलकर आना पड़ा। बबीता बोली, माँ आप अकेली नहीं हैं जो बेटी की शादी में खर्चा करती हैं। हर माँ बाप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ और आप अपना सब कुछ अपनी बहू को दे दें। अपनी सास का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रेखा बोली, बस कीजिए दीदी, हर बार रिश्तों को बचाने के लिए आपकी बातों का जहर हम चुपचाप पी लेते थे। माँ अगर बेटी को अपनी तकलीफ नहीं बताती इसका मतलब ये नहीं कि बेटी हर बार जानने की कोशिश भी ना करे। मम्मी जी ने आपको कभी बताया नहीं, पर अब मैं बताती हूँ। कमला जी बोली, बहू रहने दो, कम से कम तुम ही चुप हो जाओ। बबीता बोली, नहीं नहीं माँ ये क्यों चुप होंगी, इन्हें तो लगता है ये घर इनका है। रेखा बोली, देखा मम्मी जी, इनके बात करने का तरीका। दीदी आपको ये बात पता नहीं कि पापा जी ने आपकी शादी में ये घर गिरवी रखा था। वो तो आपके भाई ने एक एक पैसा जोड़कर फिर से वापस इस घर को छुड़वाया है। बबीता बोली, मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं, मैं माँ के जेवर की बात कर रही हूँ, इसमें तो मेरा हिस्सा है। कमला जी गुस्से में बोली, जितना देना था मैं जेवर पहले ही दे चुकी हूँ, अब जो भी जेवर है ये बहू के हैं। बबीता रेखा के कमरे से अलमारी की चाबी लेते हुए बोली, मुझे चाबी दीजिए, मुझे देखना है कि लॉकर में कौन से जेवर हैं। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। विजय बोला, बबीता मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि तुम भी बुआ जी की तरह निकली। बुआ जी के इसी लालची स्वभाव के कारण पापा कितने दुखी होते थे ये तुम भी जानती हो, और तुमने भी आज वही काम किया। तुमने सिर्फ माँ का मन नहीं बल्कि मेरा भी मन बहुत दुखाया है। रेखा बोली, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी ननद के लिए इतने दिन अपने मायके जाना गंवा दिया जो अपनी माँ की ना हो सकी। कल को वो अपने भाई और भाभी की क्या होगी? कमला जी बोली, हाँ बहू, अगले साल से बड़े दिन की छुट्टी में यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने मायके चली जाना। कम से कम एक माँ तो बेटी के साथ रहने का सुख भोग सके। किसी ने सोचा नहीं होगा कि संपत्ति के लिए कोई बेटी अपने मायके से अपने संबंध ऐसे बिगाड़ सकती है जो कोई कभी भूल नहीं सकता। बबीता गुस्से में बोली, जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। जब बेटी से प्यारी बहू लगे तो ऐसा ही होता है। आप अपनी बेटी वाले शौक भी बहू से ही पूरे कीजिएगा। गुस्से में बबीता अपने कमरे में चली गई और अगले दिन खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। एक बार उसने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके ऐसे कदम उठाने से उसकी माँ पर क्या बीतेगी, पर अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।